अभी सबसे पहले बात करिए तो आज है 20 अक्टूबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात करिए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड है $19,100 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रीकैप रहा चलो बिटकॉइन के ऊपर, तो कल जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब भी ये तकरीबन $19,100 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और कल के दिन के अंदर जो सा मैंने आप लोगों को कंसोलिडेशन लेवल बताया था, बिटकॉइन उसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ही ट्रेड हो रहा है। मतलब कि बिटकॉइन का जो सा सपोर्ट लेवल है वो भी तकरीबन $18,900 से लेकर $19,000 तक का लेवल है। और कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आपको गाइड किया था कि तकरीबन $19,200 का जो सा लेवल है वो एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बिटकॉइन के लिए। और उस लेवल से हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को दोबारा से नीचे की तरफ ही बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे, क्योंकि उस लेवल के ऊपर बिटकॉइन की तकरीबन ये जो सी डिसेंडिंग ट्रायंगल की रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है वो आ रही थी। तो अभी भी आप लोग ये देख सकते हैं कि बिटकॉइन तकरीबन इसी डिसेंडिंग ट्रायंगल की रेजिस्टेंस लेवल की लाइन को ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। यहीं से बिटकॉइन की वैल्यू दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक कर रही है। और अगर बिटकॉइन आज के दिन के अंदर इसको नहीं तोड़ता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ और इसे अबव अपनी कैंडल्स पर नहीं करता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर और मोस्टली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे। और चांसेस ये भी है कि हम लोग आज के दिन के अंदर देखेंगे बिटकॉइन अपने जो से करंट सपोर्ट लेवल है $18,900 से लेके $19,000 का लेवल, बिटकॉइन इसको भी तोड़े और फिर बिटकॉइन की वैल्यू हम लोगों को इससे नीचे जाती हुई दिखाई दे। क्योंकि अगेन ये जो वाला जो सा लेवल है, ये वाली जो सी ट्रेंड लाइन है, ये अभी तक एज अ मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है बिटकॉइन के लिए। और जैसा कि कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आपको गाइड किया था कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी बिटकॉइन अभी भी इसी डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। तो जब तक के बिटकॉइन एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मतलब कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसे बर्निंग कैंडल्स बंद नहीं करता है, तो इस बात के मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे। और बिटकॉइन की वैल्यू एक दफा दोबारा से हम लोगों को $18,000 तक के जो से लेवल्स है वहां तक दिखाई देगी। अब अगर आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन लेवल बताता चलो बिटकॉइन का, तो करंट जो सपोर्ट लेवल है बिटकॉइन का वो अभी भी $18,900 से लेकर $19,000 तक का लेवल है। और बिटकॉइन का जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो बन रहा है $19,100 से लेकर $19,200 के ऊपर। और अगर एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर मतलब 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन की वैल्यू इस डिसेंडिंग ट्रायंगल से अबव भी चली जाती है, तो हम लोग देखेंगे तकरीबन $19,300 $19,400 तक के जो से लेवल्स हैं वो भी एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे बिटकॉइन के लिए। और फिर उन लेवल से हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को दोबारा से नीचे की तरफ ही बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट आगे रिगार्डिंग बिटकॉइन इन मीडियम शॉर्ट, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है बिटकॉइन के ऊपर और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और अब अगर बात करते चले आज की पहली न्यूज के ऊपर, तो पहली जो सी न्यूज आ रही है वो आ रही है जिम रोजर्स की तरफ से, जो कि एक काफी बड़े इन्वेस्टर हैं और ये एक इन्वेस्टिंग फंड मतलब के क्वांटम फंड के को फाउंडर भी हैं। तो इनकी तरफ से ये न्यूज आ रही है और इनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट जो सा अपकमिंग रिसेशन की वेव होगी वो शायद इनकी जिंदगी की सबसे बुरी वेव होगी। उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूं तो आप लोगों को भी आइडिया है कि सितंबर के महीने की जो सी सीपीआई की रिपोर्ट आई है जो कि अभी 13 अक्टूबर को आई थी, तो वो जो सी रिपोर्ट आई थी उसके अंदर जो से नंबर आए थे वो आए थे 8.2%। यहाँ पे 8.1% लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को भी आइडिया है वो जो से नंबर आए थे वो आए थे 8.2%। और बेशक जो सी यूएस की फेड है वो अपने जो से इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई फायदा ऐसा नहीं हो रहा है और सीपीआई के जो से नंबर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादातर आते जा रहे हैं। तो इसी वजह से जो से जिम रोजर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपना जो से ये इंटरव्यू दिया है वो यूएस की इकोनॉमी को देखते हुए दिया है। और आप लोगों को भी आइडिया है कि यूएस इकोनॉमी का एक डायरेक्ट इफेक्ट है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो जो भी यूएस के अंदर नंबर्स वगैरह आते हैं उसका हम लोग डायरेक्ट इफेक्ट देखते हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा है कि लास्टली जब 2008 के अंदर काफी ज्यादा मुश्किलात आई थी उसका सबसे बड़ा वजह थी डेब्ट का मतलब कि उधार का ज्यादा होना। उसके बाद से मतलब कि 2009 से लेके अभी तक जो सा वर्ल्ड वाइड डेब्ट है वो बढ़ता जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से अब वो इस बात पे पूरा का पूरा यकीन रखते हैं कि नेक्स्ट जो सा इन्फ्लेशन की वेव आने वाली है नेक्स्ट चंद महीनों के अंदर, वो इनकी जिंदगी की सबसे बुरी वेव होगी। और इसकी वजह से सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज ही नहीं बाकी की जो सी मार्केट्स हैं मतलब कि स्टॉक मार्केट वगैरह हो गई जिसके अंदर नेस्डेक 100 और जो से S&P 500 वगैरह है वो भी हमको काफी एग्रेसिव रेड रन जो है वो दिखा सकते हैं। और आगे उन्होंने बताया कि ये जो सा रिसेशन के जो से नेक्स्ट वेव होगी ये कि एक तो जिंदगी की सबसे बुरी होगी, लेकिन ये जो सी वेव होगी ये लास्ट रैली होगी इस वेव की। और उसके बाद उनको पूरी उम्मीद है कि वो जो से ये रिसेशन की वेव्स कर रहे हैं उसकी लाइन के एंड तक पहुंच जाएंगे। मतलब कि नेक्स्ट जो से चंद महीने होने वाले हैं वो काफी ज्यादा बुरे होने वाले हैं, ना ही सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज के लिए बल्कि बाकी की जो सी मार्केट्स है उनके लिए भी।
और उसके बाद जब वो एक दफा खत्म हो जाएगा, मतलब कि अगले चंद महीनों के बाद जब वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद उनको उम्मीद है कि वो एंड लाइन के एंड में पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद के जो से महीने हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत बेहतरी जो सी है वो आना शुरू होगी, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी और बाकी की जो सी मार्केट्स हैं उनके अंदर भी। तो एक काफी बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से ये बात की जा रही है, तो इस बात को अगेन इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आप लोगों को भी मैं प्रीवियस काफी वीडियोस के अंदर जिनसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स उनको शेयर करता रहा हूँ, और उन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को अगर इनकी बात के साथ जोड़ा जाए तो वाकई में ऐसा लगता है कि अगले जो से चंद महीने होने वाले हैं वो काफी ज्यादा बुरे होने वाले हैं, और अगले चंद महीनों के अंदर जो से रिसेशन और जो से इन्फ्लेशन है वो बढ़ती जाएगी। इसके अलावा अगर आगे चलते चले, अगर यूरोप की रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, तो ओवरऑल यूरोप की सीपीआई की रिपोर्ट आ चुकी है कि जहां पे जो सी इन्फ्लेशन है वो बढ़ गई है 9.9%। तो प्रीवियसली यूएस की जो सी रिपोर्ट आई थी वो आई है 8.2%, और उसके बाद अपनी जो सी यूरोप की रिपोर्ट आई है वो आई है 9.9%, और ये यूरोप की 40 साल तारीख की सबसे हाई रिपोर्ट आई है। इसका मतलब ये है कि यूरोप के अंदर भी जो सी इन्फ्लेशन है वो बढ़ती जा रही है। तो इस ब्लॉग का भी जो सा लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप लोग देख सकते हैं कि यूरोप के अंदर जितने कंट्रीज हैं सबके अंदर जितनी जितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है उनकी परसेंटेज उन्होंने यहाँ पे शेयर की हुई है, और उसके मुताबिक जो सी यूरोप के अंदर भी जो सी इन्फ्लेशन है वो बढ़ती जा रही है। प्रीवियसली जर्मनी के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जर्मनी के अंदर भी सीपीआई की रिपोर्ट आ चुकी है जो कि अप्लाई के अंदर गई है। इसी तरह ओवरऑल यूरोप के अंदर भी जो सी इन्फ्लेशन है वो बढ़ती जा रही है, और इसका मतलब ये है कि यूरोप भी इस वक्त फाइनेंशियल मेल्टडाउन के रिस्क के ऊपर चल रहा है। तो यूरोप के अंदर भी काफी ज्यादा एहतजाज वगैरह हो रहे हैं इस इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। तो देखते हैं यूरोप के अंदर से भी क्या आता है। तो ये अगेन मैक्रो इकोनॉमिक जो से फैक्टर्स हैं वो बुरे ही आ रहे हैं, बेशक वो यूरोप की तरफ से हो, बेशक वो इंग्लैंड की तरफ से हो, या बेशक वो अमेरिका की तरफ से हो।